कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ठंडी, सबसे सूखी और सबसे ज्यादा हवा वाली जगह यानी अंटार्कटिका आखिर है किसकी? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी पेचीदा सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही वो सवाल है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को उलझाए रखा है। एक ऐसा महाद्वीप जिसका कोई स्थायी निवासी नहीं, कोई सरकार नहीं, तो फिर उस पर हक किसका है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। मतलब ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। कल्पना कीजिए, इतनी ठंड, इतनी तेज हवाएं, और ये एक रेगिस्तान भी है। इसके बावजूद दुनिया के कई देशों में इस पर कब्जा करने की होड़ मची रही है। कमाल की बात है। तो अंटार्कटिका पर कब्जे की ये दौड़ कोई आज की बात नहीं है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, जो शुरू होती है प्राचीन ग्रीस के समय से, जब लोगों ने सिर्फ अंदाजा लगाया था कि दक्षिण में एक बहुत बड़ी जमीन होनी चाहिए। सदियों तक तो अंटार्कटिका सिर्फ एक कहानी थी, एक कल्पना, लेकिन जैसे ही कैप्टन कुक वहां पहुंचे और लोगों ने उस पर कदम रखा, बस जमीन पर दावे करने की एक रेस शुरू हो गई। जो शुरुआत में वैज्ञानिक खोज और हिम्मत की कहानी थी, वो बहुत जल्द एक जियोपॉलिटिकल रेस बन गई। देश समझ गए थे कि इस बर्फीले महाद्वीप में सिर्फ बर्फ नहीं, बल्कि बेशकीमती संसाधन और रणनीतिक ताकत भी छिपी हैं। और देखते ही देखते 1942 तक 7 देशों ने अंटार्कटिका के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया। हर कोई अपने नक्शे पर इस महाद्वीप के टुकड़े बना रहा था, जिससे एक बहुत ही उलझी हुई पहेली तैयार हो गई। अब यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये दावे कोई सीधी सादी लकीरें नहीं थीं। कुछ देशों के दावे तो ठीक थे, अलग अलग, लेकिन यूके, चिली और अर्जेंटीना, इन तीनों के दावे एक ही जगह पर एक दूसरे के ऊपर थे। और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सिरदाव खड़ा हो गया। उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर का तनाव बढ़ रहा था और सबको ये डर सता रहा था कि कहीं अगला बड़ा युद्ध अंटार्कटिका को लेकर ही ना शुरू हो जाए। इसी माहौल में एक नया और जबरदस्त आइडिया सामने आया। क्या हो अगर अंटार्कटिका किसी एक देश का ना हो? क्या हो अगर इसे पूरी दुनिया के लिए, शांति और विज्ञान के लिए संरक्षित कर दिया जाए? और फिर हुआ वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कोल्ड वॉर के उस तनाव भरे माहौल में दुनिया के 12 देश एक साथ आए और उन्होंने एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते ने अंटार्कटिका की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। इस संधि के 3 बहुत ही सरल और पावरफुल नियम थे। पहला, यहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा, कोई भी देश यहां आके साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है। और तीसरा, जो भी रिसर्च होगी उसके नतीजे सबके साथ शेयर किए जाएंगे। बस। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इस शानदार समाधान में एक बहुत ही चालाकी से डाली गई शर्त थी। एक ऐसी शर्त जो पूरे खेल को बदल देती है। जी हां, एक पेंच। और यही वो चीज थी जिसने सभी देशों को एक टेबल पर आने के लिए राजी किया। ये एक ऐसा तरीका था जिससे किसी को पीछे नहीं हटना पड़ा, फिर भी शांति कायम हो गई। और यहीं पर इस संधि की सबसे जीनियस बात सामने आती है, इसका आर्टिकल 4। देखिए, इसने क्या किया? इसने पुराने दावों को ना तो माना, नहीं नकारा। इसने बस उन सब पर एक पॉज बटन दबा दिया। मतलब जब तक ये संधि लागू है, सब कुछ जस का तस रहेगा, कोई बहस नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया आज भी कानूनी तौर पर महाद्वीप के 42% हिस्से पर दावा कर सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस संधि की वजह से फिलहाल वो अपने दावे को लागू नहीं करवा सकता। और ये पॉज बटन हमेशा के लिए नहीं है। साल 2048 में इस पूरी संधि पर फिर से विचार किया जा सकता है और तब पुराने दावे फिर से जिंदा हो सकते हैं। तब क्या होगा, ये सोचना भी दिलचस्प है। तो अब आते हैं आज के समय पर। आज के हालात बदल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, नई टेक्नोलॉजी और देशों के बीच बढ़ती होड़, ये सब मिलकर उस पुरानी संधि पर भारी दबाव डाल रहे हैं। वैसे 1991 में एक और अच्छी चीज हुई। मैड्रिड प्रोटोकॉल साइन किया गया, जिसने अंटार्कटिका को एक प्राकृतिक रिजर्व घोषित कर दिया और वहां हर तरह की माइनिंग पर बैन लगा दिया। लगा कि अब सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। अनुमान है कि इस बर्फ के नीचे 500 अरब बैरल तेल और गैस हो सकता है। अब इतने बड़े खजाने का लालच, संरक्षण और लालच के बीच एक जबरदस्त तनाव पैदा करता है। और आज यही हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघल रही है, जिससे वहां पहुंचना आसान हो गया है। नई टेक्नोलॉजी से खुदाई सस्ती हो सकती है। चीन जैसे देश वहां अपने रिसर्च स्टेशन बढ़ा रहे हैं। ये सब मिलकर 1959 के उस समझौते को आजमा रहे हैं।
तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, अंटार्कटिका का भविष्य क्या है? क्या ये हमेशा पूरी इंसानियत के लिए विज्ञान और शांति का प्रतीक बना रहेगा, या फिर ये संसाधनों की लूट का अगला मैदान बनेगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।